नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना के एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारतीय नौसेना का डबल ए और एसएसआर की भर्ती आ चुकी है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि कब से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इन सारे मुद्दों के बारे में बात करेंगे बहुत ही डिटेल में। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय नौसेना का जो डबल ए और एसएसआर एंट्री जो है बहुत ही एक लोगों का चहेती भर्ती है। बहुत कैंडिडेट हैं जो इसको बहुत ही इंतज़ार करते हैं बहुत समय तक कि कब भर्ती आ रही है। तो और फाइनली जो है भर्ती आ चुकी है और उसके डेट अनाउंस हो चुके हैं। तो देखते हैं कि क्या है भर्ती के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जैसा कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर अनमैरिड मेल कैंडिडेट। एक पॉइंट ध्यान रखना है, जो इंडियन नेवी के अंतर्गत जो ऐसे जो सेलर्स एंट्री होती है उसके अंतर्गत केवल अनमैरिड मेल लोगों को ही अलाउड किया जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, इसमें कोई फीमेल या फिर कोई मैरिड कैंडिडेट अलाउड नहीं है। तो फर्स्ट जो आपका क्राइटेरिया वो अनमैरिड मेल कैंडिडेट है। और इसके अंतर्गत जो रिक्रूटमेंट हो रही है 500 डबल ए आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और 2000 एसएसआर। तो दो तरह के एंट्री हैं, एक डबल ए और एक एसएसआर। तो जो डबल ए की भर्ती है वो 500 कैंडिडेट की है और एसएसआर की भर्ती है जो 2000 कैंडिडेट के लिए। और जो ट्रेनिंग आपका स्टार्ट होगा वो है अगस्त 2022 बैच, 2022 अगस्त 2022 से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले ये जो भर्ती है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नेवी ने जो भी भर्तियां अनाउंस करती है वो एक टाइम फ्रेम के अंतर्गत ही कंप्लीट भी करती हैं। बाकी जैसे कि अलग आप देख रहे हैं कि पता चले एनटीपीसी का 4 सालों से अटका हुआ है या फिर कोई ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2 सालों से अटका हुआ है। और भी बहुत सारी यूपीट्रिपल की बहुत सारी भर्तियां ऐसे पेंडिंग रहती हैं कि रिक्रूटमेंट निकाल दिया और उसका भर्ती नहीं होता। बट इंडियन नेवी की जो भर्ती है बहुत ही टाइम फ्रेम में और बैच समय अनुसार होती है। तो इसलिए इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है कि कब इसका रिक्रूटमेंट होगा, कब एग्ज़ाम होगा और कब रिजल्ट आएगा और आपका ज्वाइनिंग भी बहुत टाइम से हो जाएगा। इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनिए और फिर अपने तैयारी में लग जाइए। तो दो तरह की भर्ती है, जैसा कि इसमें लिखा गया है, एक डबल ए और एक है एसएसआर। तो डबल ए का मतलब आर्टिफिशियल अप्रेंटिस जो कि एक टेक्निकल ब्रांच होती है, और एसएसआर इसको बोलते हैं सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट जो कि नॉन टेक्निकल ब्रांच होती है। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। तो डबल ए के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है 10+2 विद 60% मार्क्स। 60% मार्क्स इसमें होने चाहिए। 10+2 विथ 60% मार्क्स। इसमें मैथ, फिजिक्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ दिस सब्जेक्ट। वन ऑफ दिस सब्जेक्ट मीन्स या तो आपके पास केमिस्ट्री होनी चाहिए या फिर बायोलॉजी होनी चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए। तो 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। इसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है कि क्वालिफाइड 10+2 एग्जामिनेशन एंड 60% और मोर मार्क्स इन फिजिक्स, मैथ एंड एटलीस्ट वन ऑफ दिस सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। तो इसमें आपका जो मार्क्स देखा जाएगा वो मेनली किस में देखा जाएगा, मैथ में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में या फिर बायोलॉजी में या फिर कंप्यूटर साइंस में। इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, बट मैथ और फिजिक्स आपका कंपलसरी होना चाहिए और इन सबको मिला के मोर देन 60% मार्क्स होने चाहिए। सेम एसएसआर के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन निर्धारित हैं कि आपको मैथ फिजिक्स में, इसमें एसएसआर के लिए जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाइड इन 10+2 एग्जामिनेशन विथ मैथ एंड फिजिक्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस फ्रॉम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एसएसआर के लिए इसमें कोई परसेंटेज मार्क्स तो निर्धारित नहीं किया गया है, बट आपका जो अभी आगे हम पढ़ेंगे कि जो कॉल लेटर आएगा वो परसेंटेज बेस्ड ही आता है। तो 60% से ज़्यादा ही होना चाहिए, ये तो फिक्स है। तो ये रहा आपका क्वालिफिकेशन कि आपको 10+2 पास होना चाहिए और मोर देन 60% मार्क्स होने चाहिए मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री या बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में। आगे बात करते हैं एज के क्राइटेरिया के बारे में। तो आपका जो एज है वो होना चाहिए 1 अगस्त 2020 से 31 जुलाई 2005 के बीच में। आप कोई भी जो कैंडिडेट हैं जो 1 अगस्त
2 से लेके 31 जुलाई 2005 के बीच में बोर्न होना चाहिए। ये एज क्राइटेरिया। उसके बाद आगे बात करते हैं, इसमें पे अलाउंस की बात करके रखा हुआ है कि पे अलाउंस क्या मिलेगा आपको एक बार रिक्रूट हो जाने के। तो जो इनिशियल ट्रेनिंग में आपको, जब आप चिल्का में ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें आपको 14,600 रुपये पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको पे मैट्रिक्स जो पे लेवल 3 के हिसाब से आपको बेसिक जो पे रहेगा 21,700 स्टार्ट होगा, और उसके एडिशन में आपको 5200 रुपये MSP प्लस DA मिलेगा। और उसके अलावा जो अगर डबल ए में हैं तो उनको एक्स ग्रुप का पे मिलता है जो 6200 रुपये पर मंथ मिलता है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान उनको 3600 रुपये ही मिलता है। तो ये सारी पे अलाउंस के बारे में हम डिटेल में बाद में कभी बात कर लेंगे, बट जनरल आइडिया आपको होना चाहिए कि आप जिस मतलब भर्ती के लिए जा रहे हैं उसके लिए पेमेंट आपको क्या मिलने वाली है। उसके अलावा ये प्रमोशन की बात की है कि आपका मैक्सिमम प्रमोशन मास चीफ पेटी अफसर MCPO तक होता है, जो कि पे लेवल 8 में आता है, और उनका जो बेसिक होता है 47,600 रुपये होता है। उसके अलावा उनको MSP एंड अदर्स पेमेंट मिलती हैं। तो इन सारे पे अलाउंस के बारे में अलग से बात कर लिया करेंगे। पहले तो देखते हैं कि भर्ती के क्राइटेरिया क्या चीज़ें हैं, सिलेक्शन आपका प्रोसीजर क्या है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें एक इंश्योरेंस कवर भी मिलता है जो कि 50 लाख का होता है, कि इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट और डेथ होता है, कोई घटना घटती है, तो आपके फैमिली को 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर। जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग मतलब इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद क्या है कि सभी लोगों का कॉल लेटर नहीं होता है। कॉल लेटर किसका आएगा उसके बारे में इसमें मेंशन किया गया कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, जो कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन किया था, क्वालिफाइंग 10+2 एग्जाम। Short listing will be carried out state-wise in ratio of 4 times of the number of vacancy। अभी इसमें क्या है कि जैसे 500 आर्टिफिशियर की भर्ती हो गई और 2000 SSR की, तो इन भर्तियों को क्या है कि स्टेट वाइज भी डिवाइड कर दिया जाता है कि इस स्टेट के लिए इतनी है, इस स्टेट के लिए इतनी है, इस स्टेट के लिए इतनी है, हर स्टेट के अंतर्गत। और उसके हिसाब से क्या हुआ कि जितने कैंडिडेट स्टेट वाइज उसके लिए अप्लाई करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि फिर स्टेट वाइज जो है आपका कट ऑफ भी बनेगा। स्टेट वाइज कट ऑफ, ये पॉइंट ध्यान रखना है कि स्टेट वाइज कट ऑफ बनता है। और कौन सा कट ऑफ, जो आपको कॉल एग्ज़ाम के लिए कॉल लेटर आएगा उसके लिए कट ऑफ, कि हो सकता है कि वो 70 पे बन जाए, 75 पे बन जाए, 80-85 पे बन जाए, किसी स्टेट का 60 पे ही बन जाए, किसी का स्टेट का 85 पे बन जाए। वो स्टेट वाइज आपका कट ऑफ, और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ के स्टेट के लोगों की परसेंटेज क्या है, और परसेंटेज किस में, 10+2 में। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो कॉल लेटर आने वाला है वो स्टेट वाइज आपका कॉल लेटर आएगा, वो भी स्टेट वाइज कट ऑफ के हिसाब से। उसके बाद क्या होगा कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट विल बी इशूड कॉल अप लेटर फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड PFT, कि आपका पहले जो कॉल लेटर आएगा तो उसमें क्या आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका PFT होगा। PFT मतलब फिजिकल जो टेस्ट होता है। इन केस ऑफ सिमिलर परसेंटेज की, अगर दो कैंडिडेट का सेम परसेंटेज है तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस मिलेगी। अब बात करते हैं रिटन टेस्ट के बारे में। रिटन टेस्ट क्या होगा, तो उसमें वन कॉमन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर AA एंड SSR एंट्री। दोनों एंट्रियों के लिए एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, और जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। तो क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्राइज ऑफ 4 सेक्शन। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस। तो 4 सब्जेक्ट रहते हैं आपके, कि इंग्लिश रहता है, साइंस रहता है, मैथमेटिक्स रहता है और जनरल अवेयरनेस रहता है। और ये 10+2 लेवल का रहता है। 10+2 लेवल का मतलब आपका एक जो इंग्लिश आएगा उसके अंदर इंग्लिश ग्रामर, पैसेज कंप्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। और जो साइंस आता है उसके अंदर आपका 12th का 10+2 का साइंस आएगा, फिजिक्स, उसके अलावा केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आती हैं। और उसके बाद मैथमेटिक्स में आपका 10+2 की मैथमेटिक्स आती है, पूरे टेक्निकल मैथ्स, जिसके अंदर एडवांस मैथड बोलते हैं, कि ट्रिग्नोमेट्री आएगी, कैलकुलस आएगी, कोऑर्डिनेट आएगी, ये सारी चीज़ों से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
उसके बाद जनरल अवेयरनेस, इसके अंदर कुछ जीएस के क्वेश्चन रहते हैं, कुछ रीजनिंग्स के क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। पूरा सिलेबस के बारे में हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस है और उनकी तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए हम अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इसमें बस ये समझ लीजिए कि 4 सेक्शन हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस, और इसके लिए टोटल 60 मिनट का टाइम मिलता है, 1 घंटे का। इसमें लिखा है ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 1 आवर्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द ऑल कैंडिडेट अपियरिंग फॉर रिटन एग्जामिनेशन विल बी सब्जेक्टेड टू पीएफटी ऑन द सेम वे, कि एक बार रिटन एग्जामिनेशन होगा उसके बाद सभी कैंडिडेट को पीएफटी के लिए भी अपीयर होना पड़ेगा। तो इसलिए अपने आप को पीएफटी के लिए भी तैयार करके जाना है कि आप फिजिकली फिट रहें। ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, आपके पैर में कुछ प्रॉब्लम आ गई या फिर आपको मोच आ गया, आप पुशअप नहीं कर पा रहे हैं या फिर स्क्वाट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको एग्ज़ाम पास करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पीएफटी में फेल हो जाएंगे, फिर दिक्कत होगा। तो इसलिए अभी से आपको अपने पीएफटी की भी तैयारी करनी है एग्ज़ाम के साथ साथ। पीएफटी में क्या होगा, तो क्वालिफाइंग इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर सिलेक्शन। पीएफटी इज कॉन्सिस्ट ऑफ 1.6 किमी रन, मतलब 1600 मीटर की रनिंग होती है, जो कि आपको 7 मिनट के अंतर्गत कंप्लीट करना होता है। इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब से पहले आ गया बाद में आया, आपको बस 7 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेना है। ये है, जितने लोग 7 मिनट के अंतर्गत आ जाएंगे वो लोग सारे पास होंगे। उसमें कोई मेरिट नहीं है कि जो आज शुरू में 10 लोग आ गए उनको पास कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। 7 मिनट के अंतर्गत सारे लोग आ जाएंगे, सारे लोग पास होंगे। उसके बाद 20 उठक बैठक है और उसके साथ ही 10 पुशअप है। तो ये तीनों चीज़ें आपको पीएफटी के अंदर टेस्ट किए जाएंगे और सारे चीज़ें पास करने हैं। तो इसलिए आपको पुशअप की प्रैक्टिस करते रहनी है। 10 ही पुशअप हैं, आराम से हो जाएंगे, बट इसके लिए प्रैक्टिस करके जाना है घर पे, ताकि ये नहीं हो कि एग्ज़ाम पास कर लिया और आप फिजिकल में फेल हो जाएं। तो इसलिए आपको पुशअप, उसके साथ स्क्वाट्स, इसका भी प्रैक्टिस करना है, और साथ में 1600 मीटर रन की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 7 मिनट के अंतर्गत इसको करने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो इसको लाइटली नहीं लेना है, इन सारी चीज़ों को पहले ही प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट है मेरिट लिस्ट की बात करता है। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, तो मेरिट लिस्ट है जो रिटेन एग्जामिनेशन में जो लोग पास होंगे और बाद में फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास होंगे, इनको पास करने के बाद जो लोग कैंडिडेट बचेंगे उनकी मेरिट लिस्ट बनाएगी। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, तो AA के लिए टॉप 600 कैंडिडेट ऑन ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट who meet the eligibility criteria for AA will be issued call up letter for involvement medical examination at चिल्का। कि जितने लोग मान लो पास कर लिया, ये कि AA के लिए 1500 लोगों ने पास कर लिया, 1500 लोग पास कर लेंगे तो उनमें फिर एक मेरिट बनेगी कितने लोगों की, 600 लोगों की। जो टॉप 600 लोग होंगे उनको चिल्का में फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। किसके लिए, AA के लिए। और साथ में 2500 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, वो किसके लिए, SSR के लिए। और ये जो SSR की मेरिट है, इसमें ये स्टेट वाइज होगी। AA के बारे में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि ये इसका जो मेरिट लिस्ट स्टेट वाइज बनेगा, बट SSR के लिए हर जगह स्पेसिकली मेंशन किया है कि SSR की जो मेरिट लिस्ट है वो स्टेट वाइज है। मतलब कि रिटेन एग्जामिनेशन में जो आपका मार्क्स आएगा वो स्टेट वाइज वेरी करेगा, कि हो सकता है कि यूपी का आपका 60 पे बन रहा है तो उत्तराखंड का 55 पे बन सकता है, राजस्थान का 50 पे बन सकता है। मतलब ये मैं टेंटेटिव बता रहा हूँ कि अलग अलग स्टेट की जो मेरिट लिस्ट है वो डिफरेंट वेरी कर सकती है, क्योंकि इसमें लिखा है कि बेसिस ऑफ स्टेट वाइज है। जो मेरिट है जो स्टेट वाइज बनेगी तो सबकी अपनी अलग अलग हो सकती है। सेम मेंशन किया था कट ऑफ मार्क्स फॉर इशू ऑफ कॉल अप लेटर फॉर इन्वॉल्वमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एट INS चिल्का में भी वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट फॉर SSR एंट्री। तो हर स्टेट के लिए अलग होगा, कोई मतलब इस तरह से ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट नहीं बनता। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात किया गया है कि आपका जो मिनिमम हाइट होना चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, कि कोई भी मेल कैंडिडेट जिसकी हाइट 157 सेंटीमीटर से कम है वो इस एग्ज़ामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा आपका जो चेस्ट एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये सारे चीज़ें मेडिकल टेस्ट में टेस्ट की जाती हैं। और अगर कोई आदमी मेडिकल में अनफिट होता है चिल्का में, तो क्या होगा, उसको 21 दिन का मौका दिया जाता है, दोबारा वो अपना मेडिकल कंडक्ट कराता है और उसके बाद दोबारा उसको रिपोर्ट करना होता है। अगर री मेडिकल में वो फिट पाया जाता है तो उसको दोबारा
रिक्रूट कर लिया जाता है। सेम ये आँख के बारे में जो दिया गया है कि आपकी आँख 6/6 होनी चाहिए। तो ये सारा नॉर्मल मतलब जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो चीज़ें मीट कंप्लीट करनी चाहिए। उसके बाद जो एक है जो ये टैटू के बारे में, बहुत सारे लोग टैटू बना लेते हैं। तो टैटू का क्या है कि आपका टैटू अगर कोई परमानेंट टैटू बना रखा है तो कहीं पे विजुअल नहीं होना चाहिए। मतलब आपने अगर कोई ड्रेस पहना है, जैसे कोई भी ड्रेस पहनी है, तो आपका फोम आर्म इसके मतलब ये समझ लीजिए कि कोहनी के बाहर अगर है तो क्या है कि आप कोई हाफ जो स्लीव ड्रेस पहनेंगे तो उसमें दिखाई देगा। तो इसलिए क्या है कि कोई भी टैटू अगर आपका अंदर है जो दिखाई नहीं देता था तो चलेगा, लेकिन अगर विजिबल है तो उसके लिए आपको डिबेट भी किया जा सकता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है, कोई इस तरह के टैटूज नहीं बनवाने हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन में परेशान करें। उसके बाद ट्रेनिंग की बात की गई है कि ट्रेनिंग क्या है। तो जो इनिशियल ट्रेनिंग है वो अगस्त 2022 से स्टार्ट होगी, और उसमें क्या है कि 9 वीक्स होगा। डबल ए के लिए जो अप्रेंटिस की ट्रेनिंग होती है वो 9 वीक्स की होती है, और एसएसआर की ट्रेनिंग होती है जो 22 वीक्स की होती है। तो ये 9 वीक्स मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने के बराबर पड़ता है, और जो ये 22 वीक्स है जो ये 6 महीने के। तो एसएसआर की फिजिकल ट्रेनिंग ज़्यादा होती है 6 महीने की, और अप्रेंटिस की फिजिकल ट्रेनिंग कम होती है, सिर्फ 2 महीने की। और ये कहाँ होती है? चिल्का में कंडक्ट की जाती है। और इसमें सीधा सा मेंशन किया गया है कि अगर आप किसी भी ट्रेनिंग के किसी भी मतलब दौरान में अगर आप अनसुटेबल पाए जाते हो, आपको कोई दिक्कत पाई जाती है, तो आपको ट्रेनिंग से निकाला जा सकता है। अगर आपने कोई अनडिसिप्लिन भी किया है तो उसको भी, उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग से निकाला जा सकता है। तो ऐसा कुछ भी कार्य नहीं करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इनिशियल इंगेजमेंट मतलब कि आपको मिनिमम सर्विस कितनी करनी है ये पहले ही आपसे रिटेन में ले लिया जाता है। तो डबल ए के लिए जो है वो है 20 ईयर्स, और एसएसआर के लिए है 15 साल। मतलब कि एसएसआर में जो आदमी रिक्रूट होता है, जो भी कैंडिडेट, उसको मिनिमम 15 साल सर्विस करनी है, और जो अप्रेंटिस में जो आदमी रिक्रूट होगा उसको मिनिमम 20 साल सर्विस करनी है। उसके बाद वो रिटायर हो सकता है। उसके बाद अलग देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सेम वही कि मेरिट लिस्ट आपको बुलाया जाएगा, मई जून में आपका कॉल लेटर आएगा। उसके बाद एग्ज़ाम्स होंगे, और एग्ज़ाम्स के बाद आपको मतलब पीएफटी होगा, पीएफटी के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। यही सारी बातें लिखी गई हैं। अप्लाई करने का प्रोसीजर दिया गया। अप्लाई करने के लिए आपको joinindianNavy.com पे जाना है। उसके बाद आपको अब सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर के लिए आपको आधार कार्ड या आपका हाई स्कूल या इंटर की सारी डिटेल्स मांगी जाती हैं। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको फॉर्म्स अप्लाई करना होता है, और फॉर्म्स अप्लाई करने की जो डेट है वो 29 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के बीच में, बहुत ही कम समय है। तो इसलिए जो ही जैसे 29 मार्च को ये स्टार्ट होता है फॉर्म, आप तुरंत अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, और जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, ताकि लास्ट में मोमेंट में कई बार वेबसाइट हैंग हो जाता है तो दिक्कत होता है। तो इस चीज़ के लिए इंतज़ार नहीं करना है। जब भी फॉर्म स्टार्ट होता है आप अप्लाई कर दीजिए, ताकि बाद में रस से बचा जा सके। आपका खुद का एक ईमेल आईडी भी होना चाहिए, एक ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, क्योंकि इसी के ऊपर आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। तो एक ईमेल आईडी फिक्स रखना है। उसके बाद लॉगिन करना है, फिर अप्लाई करना है। और आपका जो फोटोग्राफ है रिसेंट साइज, एक गुड क्वालिटी कलर फोटोग्राफ विथ ब्लू बैकग्राउंड, ये ध्यान रखना है। जो आपका फोटोग्राफ का बैकग्राउंड होगा वो ब्लू होगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इस पर कोई लापरवाही नहीं करनी कि चलो ठीक है इस ये भी चलेगा, ऐसा नहीं है। ब्लू बैकग्राउंड फोटोग्राफ होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी है जो आपकी 60 रुपये प्लस जीएसटी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी सेम चीज़ें लिखी है कि आपको किसी तरह का मिसबिहेव नहीं करना, किसी तरह का कोई कुछ भी इशू क्रिएट नहीं करना, और किसी भी मतलब इस तरह के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना, एजेंट्स की चक्कर में कि चलो करा देते हैं पैसा लेके, किसी भी तरह की चीज़ों में। इसलिए इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में ही एकदम मेंशन कर दिया गया है कि जो भी है आप स्वच्छ रहिए और अपना अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके या एग्ज़ाम दीजिए, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। एक चीज़ ये भी मेंशन की है कि आपको एग्जामिनेशन से पहले 72 आवर्स पहले एक RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेके जानी है। तो पॉसिबल है तो ये लेके जाइएगा, नहीं तो अगर सिर्फ इस कार्य के लिए आपको एग्ज़ाम से डिवेट कर दिया जाएगा तो दिक्कत होगा। तो इसलिए RT-PCR रिपोर्ट भी कैरी करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपका इंडियन नेवी के डबल ए और SSR रिक्रूटमेंट के बारे में। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बाकी कुछ स्पेशल है, कुछ भी इशूज आ रहा है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं।
इससे रिलेटेड कि कैसे तैयारी करनी है और इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके बारे में अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है। उसके लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो लेके आएंगे कि क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या आता है, एग्ज़ाम के लिए तैयारी कैसे करनी है। इन सारे मुद्दों पे हम बात कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।